पहली बात तो सनातन शब्द हम अब सुन रहे हैं। सनातन कोई लिखता है अपने धर्म में? ना जी। आपने सुना कभी कोई सनातन लिखता हो? कहीं सर्टिफिकेट में या कहीं सनातन लिखा जाता है? हिंदू लिखते हैं। तो ये सनातन क्या है? सनातन को अगर ठीक से आप समझोगे तो सनातक है जो जिसे वैदिक धर्म कहते हैं। और वैदिक धर्म क्या है? जो मनुस्मृति पर आधारित है, जो पूरी तरह ईश्वरवादी है, पूरी तरह अंधविश्वासी है, पूरी तरह शोषण का समर्थक है, वर्ण व्यवस्था का समर्थक है, जातिवाद का समर्थक है, तरह तरह के पाखंड करता है। ऐसे धर्म से तो मुक्ति मिल जानी चाहिए। धर्म को आधुनिक होना चाहिए और धर्म को वैज्ञानिक होना चाहिए। ये जो सनातन और हिंदुत्व चिल्ला रहे हैं, इनके सनातन हिंदुत्व का मतलब है मुट्ठी भर लोगों का वर्चस्व। ये जो हिंदू धर्म के भी बहुमति के लोग हैं, जो 85% बहुजन समाज है, ये उसके उत्पीड़न, उसका शोषण और उसकी गुलामी चाहते हैं। ये इनका सनातन है। सर, आपने सनातन का जिक्र कर दिया, तो जो स्टालिन ने कहा, आप उस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे धर्म में ही नहीं, किसी भी धर्म में, दुनिया के जितने धर्म हैं, दो चीज़ें सब में रही हैं। एक लगातार प्रोग्रेसिव होना, लगातार आगे की तरफ बढ़ना। दूसरे आलोचना, जो बुराइयां हैं उनका विरोध और सुधार की बात करना। ये हर धर्म में रहा है। ईसाइयत में कितने सुधार हुए? ईसाइयत में क्रांति हुई है। इस्लाम ने भी सुधार किया है। हिंदुत्व में भी बहुत सुधार हुए हैं। लेकिन आज इस मीडिया की कृपा से ऐसा माहौल बन गया है कि सुधार की बात करना या समस्याएं उठाना वो उसे धर्म विरोधी बता देते हैं। ये इनकी मूर्खता भी है और षड्यंत्र भी है मीडिया का। तो क्या आपको लगता है सनातन में भी सुधार होना चाहिए? बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है भाई। एक तरफ तो कह रहे हैं हम धर्म को मजबूत करना चाहते हैं। मजबूत कैसा होगा धर्म? जब धर्म के 100% लोगों को अधिकार मिलेंगे, 100% लोगों को सम्मान मिलेगा, बराबरी होगी, समानता होगी, सबको शिक्षा मिलेगी, सब आगे बढ़ेंगे। ये चाहते हैं कि केवल वही मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शासन रहे। धर्म क्या है? मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। एक हमारे यहाँ बहुत बड़े यूपी में नेता हुए रामस्वरूप वर्मा जी, आपने नाम सुना होगा। वो समाज सुधारक भी थे। वो 10 बार विधायक बने, मंत्री भी रहे। एक बार उन्होंने कोई बयान दे दिया था ऐसी धार्मिक विषयों पे, तो जो बनारस के पंडे वो इकट्ठे होकर आ गए उनके आवास पर लखनऊ। बोले कि तुमने धर्म के खिलाफ बोला, हम तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, या तो इसका खंडन करो, माफ़ी मांगो, नहीं तो हमसे शास्त्रार्थ करो। तो रामस्वरूप वर्मा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको शास्त्र का ज्ञान है। मुझे तो पूरा ज्ञान है शास्त्र का, मैं बैठने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको शास्त्र का कोई ज्ञान है। तो पंडे कहने लगे हमें चैलेंज कर रहे हो? हमें ज्ञान नहीं, हमने सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ रखी हैं। बोला धार्मिक पुस्तकें आज शास्त्र नहीं है। शास्त्र उसे कहते हैं, उस पुस्तक को कहते हैं जिससे समाज की व्यवस्था चलती हो, जिसमें समाज के संचालन की विधियां लिखी हों। वो शास्त्र है भारत का संविधान। किसी समय मनुस्मृति शास्त्र रही होगी, किसी समय वेद शास्त्र रहे होंगे, लेकिन आज केवल एक शास्त्र है भारत में, संविधान। अगर तुम्हें उसका ज्ञान है तो मैं साथ करने को तैयार हूँ। आप इसका अर्थ समझे? ये जो उनकी बात करते हैं जिन फर्जी किताबों की, किसी समय वो चल गए होंगे, लेकिन आज वो 90% लोगों के खिलाफ हैं। उन्हें समाज कैसे सहन कर लेगा? वो यही तर्क देते हैं ना कि संविधान तो 75 साल पहले आया, सनातन तो आदिकाल से है, अनंत है। साल से बताते हैं। वो तर्क नहीं है, वो कुतर्क है। अनंत तो आदि अनंत कोई चीज़ होती नहीं है। हर चीज़ नष्ट होती है, हर चीज़ के रूप परिवर्तन होते हैं, लेकिन जो चीज़ समय के साथ बदलती नहीं है वो नष्ट हो जाती है। अगर समय के साथ वो बदलना नहीं चाहते तो वो खुद नष्ट कर रहे हैं। इस जो भी सनातन है या हिंदुत्व है, जो भी हमारा धर्म है, ये उसे खुद नष्ट करना चाहते हैं। हम इस धर्म को आधुनिक बना के इसको ताकत देना चाहते हैं। हम इस धर्म की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। ये धर्म 15% लोगों का धर्म क्यों रहा है? हमेशा 100% लोगों का धर्म बनाना चाहते हैं। सबको अधिकार दो, सबको न्याय दो, सबको समानता दो, सबको बराबरी दो, सबको इज्जत दो। लेकिन ये करते क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बात को व्यक्तिगत लेकर उसे मोदी जी की उपलब्धि बताते हैं और छोटी छोटी बातों को इतना महिमा मंडित करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु हो गए मोदी जी। इन्हें यही पता नहीं, इनका एक तो ज्ञान का स्तर इतना निम्न होता है, ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, इनका ज़्यादा मेंटल स्टेटस जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। पार्टी का या मीडिया का? सर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, जो बीजेपी और आरएसएस में मंदबुद्धि टाइप लोग होते हैं, जो अच्छा ज्ञानवान व्यक्ति होगा, विद्वान होगा, जो चिंतनशील होगा, वो कभी बीजेपी आरएसएस जैसे संगठन ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि इनकी सारी बातें ज़्यादातर फर्जीवाड़ा होती हैं। ये फर्जी मुद्दों के आधार पर लोगों का जो भावनात्मक शोषण करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने G20 कर दिया। कई लोग तो ये कह रहे हैं G20 की शुरुआत कर दी मोदी जी ने।
भाई G20 एक इंटरनेशनल ग्रुप है, पहले से ही है, 20 देश उसमें हैं। उसके संविधान के अनुसार हर साल अध्यक्ष बदल जाता है और हर साल अगले देश में जो अध्यक्ष बनता है उसके यहाँ का सम्मेलन होता है। पिछले साल इंडोनेशिया में हुआ तो इंडोनेशिया भी विश्व गुरु है। अगले साल जो है ब्राज़ील में होना है तो ब्राज़ील भी विश्व गुरु है। पहली बात 2003 में हमारे यहाँ भी हुआ तो पहले हो चुका है ये सम्मेलन, ये कोई मोदी जी ने तो किया नहीं है पहली बार। तो फिर ये 20 साल बाद हमारा नंबर आना ही था, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री होता, किसी भी पार्टी की सरकार होती, उसमें तो मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। नहीं, G20 इस दृष्टिकोण से तो सफल मान सकते हैं कि 20 के 20 देश उसमें सम्मिलित हुए और दक्षिण अफ्रीका जो समूह है वो एक और नया मेंबर बना, 21 हो गए और आयोजन हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये किसी एक व्यक्ति की या एक पार्टी की उपलब्धि नहीं है, ये पूरे देश की उपलब्धि है, पूरी सरकार की उपलब्धि है और उसमें किसी को भी ना विरोध करना चाहिए, ना किया किसी ने। दूसरी बात, इससे पहले इतने बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं। 1983 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था जिसमें 100 देश शामिल हुए थे। एशियाड का आयोजन इंदिरा गांधी कर चुकी हैं, कॉमनवेल्थ का आयोजन कर चुकी हैं पहली सरकारें, वो भी शानदार आयोजन हुए हैं। तो दूसरी बात, जो मोदी जी ने उस दिन 13 तारीख को जो किया, अपने कार्यालय में स्वागत कराया अपना, उस दिन हमारे कश्मीर में 4 जवान शहीद हुए, जिनमें 3 तो बड़े अधिकारी, मेजर, कर्नल, एक DSP और एक सिपाही, हमारे 4 शहीद हुए और उनके घरों में मातम मन रहा था, पूरा देश दुख में था। उस समय मोदी जी वहाँ BJP कार्यालय में मोदी मोदी लोग चिल्ला रहे थे और उनको फूल बरसा रहे थे। ये बहुत शर्मनाक बात है। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि मैं अभी 1 घंटे पहले चेक कर रहा था, अभी तक ना तो मोदी जी ने, ना PMO ऑफिस ने, ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ना रक्षा मंत्रालय ऑफिस ने एक ट्वीट तक नहीं किया उन्हें शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। जबकि मोदी जी ने राजस्थान के एक्सीडेंट पे, सड़क दुर्घटना पे ट्वीट किया है, एक और सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुई उस पर ट्वीट किया है, शहीदों की शहादत पे एक ट्वीट तक नहीं किया है। तो ये बहुत शर्म की बात है। ये अपना आपको राष्ट्रवादी और देशभक्त बताते हैं, ये केवल देशभक्ति का इस्तेमाल वोटों के लिए करते हैं, वरना ये अंदर से पूरी तरह अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं। नहीं, G20 मोदी तो नहीं था, लेकिन इन्होंने बनाने की कोशिश की, असफल कोशिश। और हर जगह बैनर तो मोदी जी के थे। हाँ, उससे पूरी दुनिया में भारत की इतनी बदनामी हुई है 2 चीज़ों से। एक तो इन्होंने जिस तरह उसमें मोदी के फ़ोटो लगा कर होर्डिंग लगाए और अंधाधुंध खर्च किया, 900 करोड़ का बजट रखा गया था, इसके लिए 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि पिछले साल इंडोनेशिया ने 350 करोड़ में यही आयोजन किया था। पहली बात तो ये। दूसरे, जो मोदी को CNN के रिपोर्टर ने दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर रिपोर्टिंग की, उनकी वो रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पूरी दुनिया में कि भारत की सरकार ने G20 के बहाने अपनी पार्टी का प्रचार किया और मोदी जी का प्रचार किया और चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल किया। और एक इस बात से बदनामी हुई है कि अमेरिका के अखबारों में, मीडिया में खबर चली है कि अमेरिकी प्रशासन ने 3 पत्र लिखे, ये प्रयास किया कि मोदी जी और जो बाइडेन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो कि उनके यहाँ परंपरा है। उनके हर विदेश यात्रा में उनके राष्ट्रपति प्रेस को संबोधित करते हैं, हर बड़े आयोजन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मोदी जी ने मना कर दिया। मोदी जी की हिम्मत मीडिया के सामने आने की नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं हुई, मीडिया के सवाल लेने की नहीं हुई। तो ये सारे मीडिया में अमेरिका के में छप रहा है, तो इससे बहुत बदनामी। और फिर जो बाइडेन ने वियतनाम में जाकर क्या बोला, उन्होंने कहा भारत में लोकतंत्र खतरे में है, मानवाधिकार खतरे में है और प्रेस फ्रीडम खतरे में है। ये बहुत चिंता की बात। सर, खबर तो ये भी आई जो बाइडेन के साथ मीडिया आई उसको बंधक बना दिया गया, एक बैन में बंद कर दिया गया था, उनको जाने नहीं दिया गया था अंदर। नहीं, अंदर तो इन्होंने किसी को भी नहीं जाने दिया। जो लोकतंत्र की परंपरा होती है, लोकतंत्र की संस्कृति होती है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए जाते हैं जिनमें चौथा स्तंभ मीडिया है। उस मीडिया को महत्व न देना या पत्रकारों के सवालों से बचना तो लोकतंत्र की समाप्ति की ओर ही कदम है। तो चिंता की बात तो है ही। लेकिन जैसे आपने कहा कि G20 को सफल मान रही है BJP, और BJP से ज़्यादा सर मीडिया सफल मान रही है उसको। तो केवल जो मोदी भक्त मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो गोदी मीडिया है, वो देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। BJP से भी ज़्यादा चिंता की बात वो है। जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो ये कर रहे हैं गोदी मीडिया के लोग। ये रात दिन हिंदू मुसलमान का डिवीज़न करते हैं, जातियों का डिवीज़न करते हैं। मीडिया के लोग अगर इस तरह की भेदभावपूर्ण रिपोर्टिंग करेंगे और इस तरह के भेदभावपूर्ण और घृणास्पद मुद्दे उठाएंगे तो ये तो चिंता की बात है ही।